There always has been a very intimate relationship between men and nature. In the mountains of Uttarakhand, this relationship is deeper than most. In all societies, there are heroes, people who have excelled in the face of hardships, defeated the onslaught of insurmountable circumstances and challenges. Their stories resonate in the wilderness of the region. Originally, these ballads had no written form. It is a verbal sort of poetry which underwent reasonable changes during the course of time. In every new age, it altered a lot and absorbed many traits of the contemporary age. These traditional ballads had no single author. Rather, it was a product of many singers. हर समाज में, खासकर जो ग्रामीण समाज होता है, उसमें वीर गाथाओं का एक खास महत्व होता है। यदि आप हिंदी साहित्य का अध्ययन भी करें तो जहाँ से वो हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होता है वो वीर गाथा काल से शुरू होता है। और वीर गाथाओं की जो उपयोगिता है वो एक तरह से दोहरी उपयोगिता है। एक तो यदि आपकी स्मृति 100, 150, 200 साल पुरानी बातों को याद करती है तो आप अपने पुरखों के मुँह से सुनी कहानियों को, उन गाथाओं को, उनको गाथा का नाम आप दें या न दें, उन आख्यानों को आप 2-3 पीढ़ी तक संजो सकते हैं। मगर 2-3 पीढ़ी बाद की स्मृतियाँ कैसे होती हैं? जब तक छपी हुई पुस्तकें नहीं थीं, जब तक और माध्यम संचार के नहीं थे, तब वीर गाथाएँ ही थीं जिनको वीर गाथा गायकों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने संचित अनुभव को, साझे के संघर्ष के, सपनों के इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुँचाते थे। These traditions have been transmitted from one generation to the other. All of these relate to numerous subjects and themes of life like the cultural evolution, earth and the sky, the flora and fauna, joy and grief, foretelling and magic, and many other things. हर वीर गाथा के कुछ तत्व होते हैं जो हमारे नायक इस कथा के होते हैं। उनके जन्म कुछ अप्राकृतिक, अस्वाभाविक होते हैं और उसके साथ ही जन्म से ही उनकी कुछ शक्तियां हैं जो जैसे कहते हैं पूत पालने में ही पहचाने जाते हैं, पूत के पैर पालने में ही पहचाने जाते हैं, वो उनके शारीरिक या उनकी बौद्धिक तत्व होता है। कहीं ना कहीं वीर गाथाओं का एक पक्ष ये होता है कि उसमें आप देखें महाकाव्यों से वो महाभारत हो या रामायण हो कि कहीं ना कहीं कोई अन्याय होता है, कहीं ना कहीं कोई प्रतिशोध की कहानी होती है। उस अन्याय और प्रतिशोध और जो आपने किसी का भरम तोड़ा हो, किसी का आपके साथ विश्वासघात किया हो, तो वो अंत भले का भला की ओर कहानी जाती है और आपको बुरे के प्रतिकार की प्रेरणा भी देती है। Two of the most prominent and significant ballads are Rajula Malu Shahi and Ajua Baphaul. The balladeering tradition breathes in the air of Kumaon and is centuries old. But it is agreed that the two ballads date back to around 15th century AD. राजुला मालू शाह की जब हम जिसका जिक्र करते हैं उसका काल उस तरीके से कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जब कतुरी राजाओं का समय था तो उस समय का हम इसको मानते हैं, कतुरी राजाओं का समय से। और अजवा बफौल जो है चंपावत में राजा भारती चंद हुए थे, वो उसका सन और तमाम चीज़ें हैं, उसका अपना कोई ऐसा परफेक्ट नहीं लेकिन है तमाम चीज़ें, वो इतिहास में कहीं ना कहीं दर्ज है। क्योंकि हम जब भारती चंद की बात करते हैं तो चंद राजाओं का काल शुरू हो जाता है। उस समय की ये गाथा है, उस समय की ये जो है वीर गाथा है, इसको हम कहेंगे। Rajula Malu Shahi is essentially a romantic ballad with some elements of the heroic and supernatural elements. आज से सदियों पहले एक लड़की थी राजुला जो शौका परिवार की थी। वो अपने प्रेम की खातिर जो राजकुमार के प्रेम में लगभग बौरा गई थी, अपना घर बार छोड़कर वैराट तक आ पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिबंध, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने का साहस प्रेम में है। प्रेम सबको जीत सकता है।
प्रेम किसी सामाजिक भेदभाव को स्वीकार नहीं करता, वो वर्ण का हो या वर्ग का हो। इस बात का संदेश हमें इस वीर गाथा से मिलता है। इसमें वीर गाथा तो ना कहिए, मगर उस लड़की का काफ़ी साहस था कि प्रेम की खातिर वो सारे जोखिम उठाने को तैयार थी। और बाद में इसका प्रतिदान प्रेम का उसका प्रेमी करता है, जो सब कुछ राजपाट छोड़कर उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। तो सर, ये राजूला मालूशाही जो है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि प्रेम गाथा क्या चीज़ है, कैसे प्रेम बनता है, कैसे क्या होता है, कैसे परेशानियाँ होती हैं, कैसे महिला को परेशानी होती है, कैसे। ये प्रेम गाथा ऐसी चीज़ है कि जिसको पता नहीं होता है, तो लोगों को ये गा के ये गाथाएँ बताई जाती है। क्योंकि राजूला मालूशाही का ऐसा प्रेम था, उनके जो जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो बेचारा परेशान होता है अपने दुख के टाइम में। वो जब उसका बच्चा हो जाता है, एक दूसरे से दुख के टाइम में बातें करता है, यार मेरा नहीं हुआ, अगर तेरा भी हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा, हम साथ में मित्रता करें कि हमारे जो कुल है वो बना रहे, चले रहे। तो इस वास्ते से ये प्रेम गाथा ही हैं। ये प्रेम गाथा लोगों को जागरूक करने के लिए, किसी को पता ही नहीं होता राजूला मालूशाही क्या होता करके, जब हम लोग गा के बताएंगे तब जाके उनके समझ में आएगा। राजूला मालूशाह में ये सच में बड़ी अद्भुत कहानी है। उसमें सारे तत्व हैं जो सफलता की बात जब हम करते हैं, वो सारे तत्व राजूला मालूशाह या मालूशाही जो हमारी लोक गाथा है, प्रेम गाथा, इसमें है कि इसमें वीरता भी है, शौर्य भी है, प्रेम भी है, थ्रिल भी है, मारधाड़ भी है और षड्यंत्र भी है, और तमाम सारी चीजें जो किसी भी नाटक की सफलता के लिए जो तत्व चाहिए वो इसमें निहित हैं। और यही कारण है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंच तक गई।
Cultural heritage represents a source of facts and ideas that support and emphasize the cultural identity of the people. These heroic come romantic songs allow us to gain valuable insights into the process of social change and its impact on cultural art forms and uses of culture in tradition-bound rural society. बहुत सारी काम की उपयोगी जानकारी को इन प्रेम गाथाओं के आख्यान में पिरोया जाता था कि जब वो यात्रा करता है अपने देश से शौक प्रदेश तक की, तो कौन कौन सी वनस्पतियाँ देखता है, कौन कौन से पेड़ पौधे देखता है, कौन कौन से जीव जंतु उसको मिलते हैं, कौन सहायक होते हैं, कौन बाधक होते हैं। तो एक तरह से ये कैटलॉगिंग थी, ये उस सारी उपयोगी जानकारी का जो आदमी को व्यक्तिगत रूप से न प्राप्त हो, एक भौगोलिक गैजेटियर उसके सामने मानचित्र बनता था। उसका मानसिक मानचित्र आप बिल्कुल इस कहानी से सुन सकते हैं। कहाँ कहाँ कौन लोग रहते थे, जनजातियाँ कौन सी थी, उनके आपसी संबंध कौन से थे, नायक खलनायक क्या थे, उनके बीच में आपस में सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था, सह अस्तित्व कैसे होता था, ये सारी बातें भी आपको मिलती हैं। These ballads were a form of narrative folk song and varied considerably with time and place. But certain characteristics remain fairly constant and seemingly fundamental. They are long, impersonal narrative songs that depict a story or many passages. They are long, impersonal narrative songs that depict a story or many incidents through the content, style, and the story. And many a times the dramatic passages were reiterated in spoken prose for emphasis. They also had their local and regional variations. Ajua Baphaul belongs to a different category, that of a heroic ballad. One of the proponents of this ballad was Jhusia Damai, who lived in the border region of India and Nepal. मेरे पिताजी भी इसको गाते थे, उनसे भी सीखा। बाहर के जो लोग गाते थे उनसे भी सीखा। ये राजाओं, चंद्रवंशी राजाओं की कहानी है। जैसे चंपावत में राजा रहते थे, राजा भारतीचंद है, राजा रुद्रीचंद है, राजा उदयचंद है। तो ये भारतीचंद की दो रानियाँ भी थी। सबसे पहली रानी सरुली गंगा थी, दूसरी डोटाइनी थी, जिसको नेपाल से शादी करके लाया था। तो क्योंकि जो कहती थी वो करता था वो। तो बैस भाई बफौल जो थे, बफौली कोर्ट में थे। बहुत वीरों में के वीर, पैगों में के पैग थे वो। कोई बाटो की झालो राजा तेरे ढीली की गुजरांज राजा कोई बाटो बा हे कोई बाटो की झालो राजा तेरी ढीली की गुजरांज राजा कोई बाटो बा झालो
सिला रे मिला राजा बरनी को मेरा घाटवा बरखन के लग गई राजा तिरस्तान की भूतिया राजा ऊपरवा उत्तराखंड में राजा मनोसाई को दल आए थे। राजा गर्च महात्मा राजा त्रिभुवन का दल गुदम घाट में दोनों का शिवना ठहरा अपना शिवना को कब्जा करने के लिए हाथ में ढाल तलवार पकड़ के लश्कर में पड़ा। ढाड़ का उल्वान डर का चमड़ा मचाया, गिद्धन का पूजा बनाई, नंदी की बहन चल गया है। तो इस भाव किस माँ के लड़ा की 10-15 मुर्गार का खर्च नहीं वक़्त में राजा मनुष्य मेरी घर में घोद ने कौन है पाए करने कहने में वक़्त में 10 ग्राम सिंकार के लिए गुच्ची में बोली फिरा के ठोकी जब आप साल कैसे किस्म ले दे दिया कि ए मेरी गाड़ा घाव दिनिया को पाए क्या है मेरी गाड़ा घाव दिनिया को पाए क्या ओ मेरी गाड़ा घाव दिनिया को पाए क्या है मेरी गाड़ा घाव दिनिया मिलर ए मेरी गाड़ा घाव दिनिया को पाए क्या है मेरी गाड़ा घाव दिनिया को पाए। लंबी रातें होती थी। पहले के लोग बैठते थे एक दूसरे के घर में, बोलते थे यार कोई कोई गाथाएं जानते हो, रात कट जाएगी थोड़ा हम भी मनोरंजन कर लेंगे। पूरे लोग पहले के लोगों में व्यवहार प्यार अभी भी है, मतलब होने को तो उतना संस्कृति पर लगाव इस बार तो है नहीं, पहले लोगों में बहुत था। इस चीज़ के बहुत शौकीन थे पहले के लोग, गाथा सुनने के लिए, ये वीर गाथाएँ सुनने के लिए। तो एक जगह बैठते थे, इकट्ठा होते थे, जाड़ों के दिन में आग जलाते थे, हुड़का निकाल के पूरे लोग अंदर बैठे रहते थे और तभी लोग ये चीज़ों को सुनते थे। These songs and stories were used to encourage and revitalize the villagers with energy and enthusiasm when they would be toiling hard in their fields. पहले की परंपरा ये है कि मोडुआ गुड़ाई के दौरान में सारे गांव वाले आते थे। इस वीरों की गाथों को सुन के गुड़ाई भी हो जाती थी, लोगों को पता भी चलता था क्या क्या कष्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, क्योंकि उसका कोई था नहीं और चचा बाप सब मार दिए थे। उसके बाद वो कहानी भी उनको सुनानी पड़ती है, अकेले में कोई सुनता है नहीं उसको। तो पूरे गांव वाले आते हैं, मोडुआ गुड़ाई में बड़ी भीड़ भड़ाका होती थी, उनमें गाथाएँ गाई जाए, बहुत चाह से बड़े दिल लगन से सुनते थे लोग। इस दौरान ये चीज़ें गाई जाती थी। हुड़किया बॉल होता था, जब धान की रोपाई होती थी, कमर तोड़ मेहनत होती थी, तो उस वक्त बॉल का अर्थ ही होता था कि वो बार बार आपके मन में रोमांच का संचार कर आपको लगभग बावला बना दे और आप अपनी थकान भूलकर दोबारा काम करने में जुट जाएं पागलों की तरह से। और इसी तरह जब कभी घर में कोई पर्व होता था, जागर होता था, जागर लगाया जाता था, तो उसमें आप आह्वान करते थे देवी देवताओं का। तो वो देवी देवता वो ब्राह्मण वैदिक देवी देवता नहीं थे जो वहाँ प्रकट होते थे, वो स्थानीय देवता होते थे। वो आसुरी प्रवृत्तियाँ होती थी जो स्थानीय देवता होते थे, प्रेत पिशाच आदि होते थे, जो आपके रक्षक भी होते थे और कुपित होने पर आपका नुकसान भी कर सकते थे। हमने जो पुराने लोगों के मुँह से सुना है, जैसे वो आज जो पुराने लोग यहाँ हैं नहीं हमारे बीच में, बहुत ज्ञाती लोग थे, वो बहुत पुराने बुजुर्ग लोग, उनके मुँह से हमने सुना है। वो लोग जो चीज़ को मैं गा रहा था, उन्होंने जब राजूला और मालूशाही जब गाते थे तो उन्हें
वो सीधे जो मैंने अभी लगाया था वो हरिद्वार ही ले जाते थे। आज ऐसा है जैसे आप कह रहे ठीक है, कोई अल्मोड़े वाले वहाँ को ले जाते हैं अपने, लेकिन गाथा ही एक ही है, जड़ एक है, लेकिन लोगों के सुनने में आप किसी से वो वाली कहानी सुनी होगी वो वहाँ को ले जाएगा, मैंने वो सुना वो ले जाएगा, लेकिन ओरिजिनल जो चीज़ है सर, ओरिजिनल वही चीज़ है। बालको थमा छो तई दिन बारा ओ मेरा नारायणो तुम्हारो नामा एका दिना पे भयो दिना चिंता दिना पाँच दिना हुई पे पचाले है गोजा क्या होता है कि जब लोक गायक गाता है वो जब बिल्कुल आनंद में रहता है, जब अतिरेक में जाता है, तो अतिरेक में जब जाता है तो कई बार क्या होता है कि वो अतिरंजना चीज़ों में कर देता है। फिर क्या होता है कि स्थान, देश, काल, परिस्थिति, माना मैं अल्मोड़ा में हूँ तो अल्मोड़े का जो चारों ओर का वातावरण है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, यहाँ के जो संस्कृति है, यहाँ का जो संस्कार है, वो तमाम चीज़ें हमारी लोक गाथाओं में सन्निहित होती हैं। और क्या होता है कि जो यहाँ का लोक गायक है वो अपने ढंगों से चीज़ों को बुनता है। अगर पिथौरागढ़ का कोई, अभी आपने सुना जो रीठागाड़ के लोक गायक थे, रीठागाड़ के लोक गायक मूल रूप से वहाँ के साथ देखेंगे तो जो मोहन सिंह रीठागाड़ी, मोहन सिंह बुरा रीठागाड़ी थे, वो तो विख्यात, वो तो मैं मानता हूँ ये युग पुरुष थे। तो उनकी जो लोक गाथाओं में जो पकड़ थी, और आज के जो लोग होते हैं, कई बार लोग अपने मन से चीज़ों को, जैसी उनकी कल्पना, अपनी कल्पनाओं के अनुरूप अपनी कम जानकारी के कारण चीज़ों को कई बार जो है दिशाओं को बदल देते हैं। These ballads allow us an interesting exploration of cultural dimension of a people's identity, costumes to cuisines, dialects of speech to forms of entertainment, to religious practices. They also help us to analyze complex emotions like trust, filial loyalty, sense of obligation to community and loyalty to traditional customs. मूल रूप से जब मतलब मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, जितनी भी हमारे लोक गायन हैं, लोक विधाएं हैं, उसमें हमारे कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से जब हम हुड़का और थाली, ये दो ऐसे वाद्य यंत्र हैं, इन दोनों का प्रयोग होता है। और कई जगह डमर एक होता है जो उसकी बनावट लगभग हुड़के की तरह होती है, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा बड़ा होता है। उसमें जो पूड़े होते हैं मोटे खाल के होते हैं, उसको डंडे से बजाया जाता है, डंडे के प्रहार से, किसी भी डंडे के संघात से उसमें ध्वनि निकलती है। और इसमें हम जब हुड़का बजा रहे हैं तो हाथ से। वाद्य यंत्र में थाली पहले की जो है पीतल की थाली भी होती थी, कांच की थाली भी होती थी, आजकल तो वो है ही नहीं, बिल्कुल स्टील चल गया है अब। और हुड़का और थाली उसमें मेल खाता था, अब तो ऐसी थालियां हैं, पुराने समय की थाली अलग थी। पिथौरागढ़ में हुड़का बजता है, पिथौरागढ़ की तरफ को या उधर गढ़वाल की तरफ को कई जगह डवर का प्रयोग होता है। डवर के गायन में अलग अलग चीज़ें होती हैं इस प्रकार। तो ये है कि वो अलग गायन शैली भी थोड़ी सी बदल जाती है उसकी। तो मुख्य रूप से हुड़के का ही वादन होता है, लेकिन डवर का भी प्रयोग होता है।
देश काल परिस्थिति स्थान के अभाव में आप बैराठ में सुनेंगे, द्वाराहाट में सुनेंगे, अलग चीज़ का गायन है। और अल्मोड़ा में सुनेंगे, यहाँ सुनेंगे, ये अलग है। पिथौरागढ़ में थोड़ा अलग तरीके से गाते हैं, सल्ट में अलग तरीके से गाते हैं, और उधर आप कहीं और आगे चले जाएंगे धारचूला की तरफ, वहाँ अलग तरीके से गाते हैं। तो स्थान के हिसाब से, बोली के हिसाब से चीज़ें थोड़ा परिवर्तित हो जाती हैं स्वाभाविक रूप से। Today, there is a serious threat to extinction of this tradition of balladeering. As singers of ballads age and pass away, and their numbers are dwindling alarmingly. एक बड़ा कारण दास समुदाय का इस परंपरा से छोड़ने का ये था कि उनको समाज में तिरस्कार की दृष्टि से ही देखा जाता था। सबसे निचले वर्ण के वो लोग थे, उसमें भी वो महादलित शायद कहे जा सकते थे पहाड़ के संदर्भ में, और उनको उनकी कला के कारण सम्मान कभी नहीं मिलता था। उनका गला कितना ही सुरीला क्यों न हो, वो कितने ही ताल में क्यों नहीं वाद्य यंत्र का प्रयोग कर रहे हो, उनका मौलिक कविता सृजन का या कविता में जोड़ लगाने की प्रतिभा कितनी है अद्वितीय क्यों न हो, उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता था। मगर ये जो परंपरा वास्तविक पीढ़ी दर पीढ़ी साझे की लोक संस्कृति को सुरक्षित रखने की थी, उससे वो कतराने लगी। सर आज तो इस चीज़ को, तो ये चीज़ लुप्त होते जा रही है आज, क्योंकि इस चीज़ को कोई आज जैसे कि मोबाइल हैं, ऐसे गाने आने, पुरानी चीज़ तो हमारी सब संस्कृति ख़त्म होते जा रही है। इसका तो कोई जैसे गाथाएँ हैं, रमौल गाथा, बीर गाथा, इनका कोई नामो निशान नहीं है। पुरानी झोड़ा हैं, चाचरी हैं, छपेली हैं, न्योली हैं, ये चीज़ भी सब लुप्त होते जा रही हैं। इन पर भी किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो हम तो आने वाली पीढ़ी से भी ये कहते हैं कि भाई तुम इन चीज़ को जागरूक रखो, सीखो, कोई आदमी से मतलब सीख लो जिसने ये पुरानी संस्कृति को बचा के रखा है, उससे सीख लो। कैसे हम अपनी इस विरासत का संरक्षण कर सकते हैं, वो ये है कि सरकार इसको इस तरह का प्रोत्साहन दे कि इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी नई पीढ़ी के लोगों को मिल सके, उनको मूल रूप में जिसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं वो कहीं देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की कार्यशालाएं होनी चाहिए जहां लोग इस ज्ञान को अपनी रुचि के अनुसार हासिल कर सकें। The balladeers need to be appreciated and compensated adequately for their efforts, and we must acknowledge that they are the true repositories of these beautiful songs. These ballads need our attention today. The younger generation that largely remains unaware must take pride in the rich cultural past of the region. They must participate more in the preservation and continuation of this heritage. Otherwise, these voices will be lost in the wilderness forever.